हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त लंदन से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिव्य कुमार जी, और भारत से हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद भाई। दोनों किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। आपकी बेहद फरमाइश के ऊपर हम आज बात करेंगे डीप स्टेट के ऊपर। तो पहले मैं आप दोनों को अपने शो के अंदर वेलकम कहता हूं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार सर, थैंक नमस्कार। यू हमें बुलाने के लिए, शुक्रिया। वालेकुम। अच्छा, देवक भाई और जुनेद भाई, आज मैं आपसे जो डीप स्टेट्स है उसके ऊपर डिटेल से बात करूंगा। शुरू से लेकर एंड तक आप हमें समझाइएगा कि ये डीप स्टेट होती क्या है, किस बला का नाम है डीप स्टेट, और ये इनके क्या काम क्या होता है, इनके मुहरकात क्या होते हैं, इनके मकासद क्या होते हैं, और ये इनकी जड़ें कहाँ कहाँ तक फैली होती हैं, और लोग कौन कौन लोग हैं जो इनके लिए काम करते हैं, और इनके काम करने का तरीकेकार क्या होता है, और इनके मकासद क्या होते हैं, और इन ये क्या फायदे क्या हासिल करना चाहते हैं, और इनसे जो दूसरे लोग हैं उनको क्या नुकसान पहुंचता है। ये सारी चीजें हम आज के प्रोग्राम के अंदर आपसे जानेंगे। तो पहले देवेक भाई सर, आप बताइएगा कि ये डीप स्टेट क्या है। सर देखें, अगर मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो हर जमाने में एक डीप स्टेट होती है। पर आज की जो डीप स्टेट हम देख रहे हैं, ये आज से करीब 400 साल पहले जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तब जाके फॉर्म हुई थी। इसकी शुरुआत रेनेसांस से हुई, फिर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो वहां पर ये एक शेप लेना शुरू किया। आहिस्ता कुछ लोग मिले, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये फिर बढ़ते गए। अलग अलग जमाने में इनके अलग अलग नाम रहे। कुछ फैमिलीज रहे, कुछ इंडिपेंडेंट भी रहते थे, कुछ ग्रुप का हिस्सा नहीं रहते थे, पर वो ग्रुप की मीटिंग्स में आते थे, क्योंकि सबकी यूनिटी के बगैर आप फायदा नहीं ले सकते। इस ग्रुप का मकसद है कि फायदा लेना है और हमारे ग्रुप को लेना है, मतलब हम जितने भी इसके अंदर मेंबर हैं। फिर ये बढ़ता गया है, ठीक है। उसके अंदर फिर आप जैसे कर सकते हैं कि जैसे 1700s में आ जाते हैं, जब नेपोलियन की वॉर थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जर्मनी की मेरे ख्याल से पहली रीयूनिफिकेशन या पहली दफा जो टूटा था वो भी 1700 में ऐसा ही कुछ था। पहली दफा जो भी हुआ था वो था डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। पोर्चुगीज कॉलोनीज थी, चाहे स्पेनिश कॉलोनीज थी। उस वक्त ये जो 1700 था, ये पूरी दुनिया में एक अलग ही लेवल पे चल रहा था। 1700 में बहुत कुछ हुआ, और 1700 में सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी एक कहते हैं ना R&D लेवल पे था। आया 1800 में था, पर उसके R&D लेवल पे था 1700 पे। उसके अंदर फिर ये मॉडर्न चीजें सेटअप हुई, शिपिंग कंपनी सेटअप होती हैं, उसके अंदर स्टॉक मार्केट्स खोली जाती हैं। दुनिया भर के जो फाइनेंशियल कैपिटल्स होते हैं, सबसे पहले दुनिया की नीदरलैंड में खोली गई थी, हॉलैंड में। दुनिया की सबसे पहली स्टॉक मार्केट 1600 में, वो 1600 में खोली गई थी। तो उस तरीके से उसके अंदर पर ये करेंसी का निजाम लेके आया जाता है, मॉडर्न करेंसी। तो उसका भी एक निजाम लेके आते हैं, 1700 में शुरुआत होती है। फिर एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि भाई अफ्रीका का, नॉर्दर्न अफ्रीका फ्रांस का होगा, नीचे वाला ब्रिटिश का होगा, नॉर्थ और साउथ अमेरिका ये स्पेनिश और पोर्चुगीज को दे दो, ठीक है। यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया करेगा जो भी काम करेगा एशिया वाली साइड पे। तो दुनिया के बंटवारे हुए यूरोप के कुछ मुल्कों के द्वारा। उसके अंदर मतलब ये बड़े बड़े मुल्क ये थे चार। इसके अंदर कुछ छोटे मुल्क भी थे जिन्होंने अपनी कॉलोनीज भेजी थी, जिसमें फिर जैसे कि आपकी पॉलिश कॉलोनीज भी होती थी, बेल्जियम की कॉलोनीज होती थी। पर ये छोटे छोटे मुल्क है, इटालियन कॉलोनीज होती थी। आज जैसे हम अफ्रीका के में देखते हैं इथोपिया वगैरह, ये इटालियन कॉलोनीज थी, इन्होंने इटली से आजादी ली है। तो ऐसे दुनिया में फिर ये शुरुआत होती गई, फिर आगे बढ़ते गए काम। फिर आपकी बैंकिंग सिस्टम 1800 में सेटअप होता है। 1800 में ट्रेन आती हैं, ट्रेन कंपनीज। आयरन ओर का काम शुरू होता है, आयरन और स्टील का काम, जो एक कहते हैं कि इंडस्ट्रियल लेवल पे शुरू होता है, स्केल पे। उसी टाइम पे सीमेंट का भी इजाद होता है, कंक्रीट का इजाद होता है, तो उसका काम शुरू होता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वो क्या कि अब दूसरे नए प्लेयर भी आ गए, और कुछ पुराने प्लेयर थे वो इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे रॉथशाइल्ड वाले, वो बैंकिंग इंडस्ट्री में आते हैं। रॉकफेलर वाले तेल में आते हैं, 1800 से तेल मिला था, तेल में आते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आपकी मॉर्गन फैमिली आती है, आपकी उसके अंदर गोल्डस्मिथ फैमिली आती है, उसके अंदर आपकी दूसरी फैमिलीज उसके अंदर हिस्सा लेती हैं, आपकी जो बैंकिंग सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कंपनियां आना शुरू हो जाती हैं, जैसे नेस्ले आती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी
मोंटाना आती है जो जॉर्ज सोरोस की है। उसके अलावा आपकी कारगिल आ जाती है, जो दुनिया के एग्रीकल्चर को 3-4 कंपनियां कंट्रोल करती हैं। 1800 में इनकी शुरुआत हुई है। अगर आप रियल स्टेट के सेक्टर में जाएंगे तो रियल स्टेट की भी शुरुआत वहां से हुई है। यूएस स्टील को उठा लें, और अगर आप सीमेंट में जाते हैं तो एफएलएस सीमेंट को उठा लें, फ्लोर को उठा लें, आप बैकटेल को उठा लें। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी के इन्वेंटर्स थे और आज कॉन्ट्रैक्टर्स दुनिया के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो ये जो चाहे एकॉम उठा लें, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन सब की शुरुआत आपको 1800 में, इन सबका ओरिजिन 1800 में। आज दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी जो बैफ है, उसकी शुरुआत भी 1800 में हुई थी। तो ये 1800, फिर 1900 से आता है, वर्ल्ड वॉर आता है, फिर वर्ल्ड वॉर 2 आता है। वर्ल्ड वॉर क्या होता है? वर्ल्ड वॉर इन लोगों के जो इंटरेस्ट थे ना, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, और ये सब और ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, और एक फॉर्मल पूरा एक ग्रुपिंग बनती है, जो कि ग्रुपिंग का जो जिसका जिक्र हमें मिलता है जर्मन लिटरेचर में। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक जर्मन लिटरेचर था, उस लिटरेचर से ये नाम आता है कमिटी 300, कि भाई ये कमिटी है, उसके अंदर 300 लोग हैं, अलग अलग खानदान, अलग अलग बिजनेसमैन, वो दुनिया में अपने काम चलाते हैं, उनका ताल्लुक हर बिजनेस से है। ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ है, 2 से पहले। फिर 2 की बारी आती है। अच्छा, 2 से थोड़ा मैं आपको पहले बता दूं, जर्मनी को फंडिंग किसने दी थी? ये टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकली और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जर्मनी में जो हुई, हिटलर ने 7 साल जर्मनी को यूरोप का ताज बना दिया था। फैक्ट्रियां, गाड़ियां, इतना मॉडर्न कर दिया उसने, सारी इकोनॉमी सुधार दी। उसको पैसे किसने दिए थे? इन्हीं कमिटी 300 बहुत वालों सही। ने दिए थे। और फिर जंग हुई, उस जंग के दौरान अमेरिका, फ्रांस, यूके, इन सबको हथियार, शिपें बना के देना, ऑयल देना, लोहा देना, वो किसने दिया? वो भी उन्हीं कंपनियों ने दिया। तो उन्होंने दोनों तरफ से कमाया। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज हुई जिसका वो हिस्सा थे। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ब्राजील पोर्चुगीज के कब्जे में था। ठीक है, तो ब्राजील और पोर्चुगीज की आजादी होनी थी, तो पोर्चुगीज ने कहा कि ब्राजील हम अगर हमें इतने पैसे देगा तो हम इसको आजादी देंगे। तो ब्राजील ने उस वक्त जो अपनी आजादी के पैसे थे वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली से उधार पे लिए थे। तो रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने ब्राजील को पैसे दिए थे, ब्राजील ने फिर पोर्चुगीज को दिए और उनको आजादी मिली। और वो ब्राजील ने वो लोन जाके ना, ये अभी 2014-15 में जाके चुकाया। फिर एक सेंट्रल बैंक्स का निजाम, सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल करना। फिर ये जो मॉडर्न वर्ल्ड आ गया आईटी का, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट से पूरी दुनिया पे अमेरिका का एक बहुत बड़ा कंट्रोल है। डेटा सेंटर्स के थ्रू कंट्रोल है, क्योंकि 40 दुनिया का 40-60% डेटा अमेरिकन ओन्ड कंपनीज के डेटा सेंटर्स पे सेव होता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। उसके अलावा फिर आप देखें, ऑयल आ गया, फिर ये आप मॉडर्न वर्ल्ड में जितनी चीजें आती हैं, फिर ये टेलीफोन्स आ गए, सैटेलाइट्स आ गए, स्पेस टेक्नोलॉजीज आ गई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो ये आज तक ये कारवां चलता गया। आज के टाइम पे कुछ कंपनियों ने अपने नाम बदल लिए हैं, कुछ कंपनियों ने क्या किया है, डाइवर्स्ट हो गए हैं, डाइवर्स्ट होके उन्होंने फिर नाम बदला। कुछ कंपनियों ने मर्जर होके नाम बदल लिया है। कुछ कंपनियां जो हैं जिनका नाम सेम है, जो तब था आज से 400 साल पहले, 300 साल पहले, 200 साल पहले, 100 साल पहले, आज भी उन कंपनियों का वही नाम है। इसके अंदर फिर इसके अंदर आपकी रॉयल फैमिलीज को कब्जा कैसे किया? वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त ऑलमोस्ट पूरा यूरोप लड़ रहा था। दुनिया में सबसे ज्यादा रॉयल फैमिलीज यूरोप में है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए। तो इन्होंने क्या किया कि हर रॉयल फैमिली को वो पैसे देते गए, देते गए, देते गए। रॉयल फैमिलीज इनके कब्जे पे आ गए। उन्होंने उस वक्त तो अंधाधुन अपने एग्रीमेंट साइन किए ना कि जर्मनी से बचना है। एग्रीमेंटों में सारी मुल्क चलाने की ताकतें तो इन लोगों ने ले ली। अमेरिका में रॉकफेलर वालों ने ले ली, आर्म्स लॉबी ने, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वालों ने ले ली। उस वक्त ये एग्रीकल्चर कंपनीज जो होती थी उन्होंने ले ली अमेरिका में। और कुछ ये मरीन शिप बिल्डिंग कंपनीज होती थी जो आज के टाइम पे सिर्फ आपको मिलिट्री वेसल्स बनाते हैं, उस वक्त वो कमर्शियल वेसल्स वगैरह भी बनाते थे, उन्होंने ले ली। उनके नाम बदल गए फिर 70s में, फिर 90s में नाम बदला। कुछ कंपनियों के नाम तो अभी 2018 में भी बदले। तो ये वक्त ही आहिस्ता आहिस्ता वक्त वक्त पे नाम बदलते गए। इसके अलावा देखें, इसके अंदर एक पूरी हिस्ट्री अगर आप देखें, इसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, हमने 400 साल को कवर किया। इसके अंदर माल्टा का किंगडम बहुत अहम है।
फिर उस टाइम पे एक फ्री मेसन सोसाइटी होती थी जो आज भी है। फिर उसके अंदर एक जी नाइट्स ऑफ टेम्पलर होते थे, काजार कागान होते थे। कागान जो होते थे वो मिडिल ईस्ट के थे लोग, जूश के लोग थे, जिन्होंने फिर पूरी दुनिया की इस चीज को कब्जा किया, स्पेशली फाइनेंस को, चाहे एसेट मैनेजमेंट हो, हेज फंड्स हो, बैंकिंग हो, हर चीज को ज्यूस ने कवर किया, क्योंकि हर चीज तो पैसे से चलती है। लड़ाई हो, जंग हो, अमन भी पैसे से चलती है। शक्ति और अमन, शक्ति और पैसा चाहिए आपको अमन के लिए भी। तो इसमें इसके अंदर टाइमलाइन भी मिडिल ईस्ट बताते वाले हैं। एक मिनट, अगर आप देखें तो सऊदी अरब ने जो सबसे बड़ी तेल की कंपनी लगाई थी, उसके पीछे भी रॉकफेलर वालों की इन्वेस्टमेंट थी, जो आराम को स्टेब्लिश की थी उस वक्त अमेरिका ने पैसे नहीं डाले थे, अमेरिका ने सिर्फ साइने की थी। अमेरिका के बेहाफ पे स्टैंडर्ड ऑयल वालों ने पैसे डाले थे, रॉकफेलर वालों ने। 48 में अगर इसराइल आजाद होता है तो सबसे ज्यादा जो इसराइल को पैसे उस वक्त डोनेशन दिए थे, गोल्डा मेयर ने पूरी दुनिया में जा जाके डोनेशन मांगे थे, चंदा मांगा था। सर 40% जो टोटल चंदा जमा हुआ था, 40% उसमें से रॉथस्चाइल्ड वालों का अकेले का था, अकेले रॉथस्चाइल्ड वालों का था। और मैं अगर आपको इनकी ताकत का अंदाजा बताऊं तो इनकी ताकत का अंदाजा ये है कि मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, आज भी अवेलेबल है। क्वीन एलिजाबेथ आ रही है लंदन में, बैंक ऑफ इंग्लैंड में, ठीक है। वो आती है, पूरी जाहिर सी बात है क्वीन है, झुकेगी, यूके में तो झुकेंगे लोग, दुनिया में झुके ना झुके। रॉथस्चाइल्ड आता है, फिर रॉथस्चाइल्ड जब आता है ना, क्वीन एलिजाबेथ साइड पे खड़ी होती है और वो आता है, तो उसके लिए फिर सब झुकते हैं, और वो क्वीन के लिए नहीं झुकता। इनकी ताकत इतनी है। जेकब रॉथस्चाइल्ड, वो भी अभी जिंदा ही है, लंदन में ही रहता है। हेलो, ठीक है, मैं इसमें 2-3 पॉइंट और ऐड कर दूं। जैसे दिलीप जी ने बताया कि ये लोग अलग अलग स्टेट्स को, अलग अलग गवर्नमेंट को फंड कर रहे थे। अगर आप नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पे जाए तो यही रॉथस्चाइल्ड नेपोलियन बोनापार्ट को भी सपोर्ट कर रहा था और इंग्लैंड को भी सपोर्ट कर रहा था, दोनों को पैसे और दिए। दोनों को पैसे दिए, ठीक है ना। और और सिर्फ यही इनकी, ये जो रॉथस्चाइल्ड था, आई फॉरगॉट द ओरिजिनल वन वाला जो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उसके 5 बच्चे थे, उसने पांचों को अलग अलग कंट्री में भेज रखे थे, और पांचों ने यही काम किया। इस ये जो फैमिली है, जहां से शुरू होती है इल्यूमिनाटी की कहानी, ऑल्दो बहुत सारी थ्योरीज है जो कि इजिप्ट के फराओ तक जाती है कि उन्होंने शुरू किया था, ठीक है ना। फिर वो रोम का चक्कर शुरू हो जाता है, रोमन एम्पायर से। तो बिल्कुल। कहानियां अनगिनत है कि कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई। फिर कई लोग अशोका तक रेट से भी ले जाते हैं। तो ये जो फैमिली थी, ये उस टाइम पे गोल्ड बिजनेस में थी, और गोल्ड में इन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया था कि अगर आपके पास गोल्ड है तो आप हमारे पास जमा कराएं, और इसके एवज में एक स्लिप ले जाए। क्योंकि वो ऐसा टाइम था जिस टाइम पे गोल्ड अनसेफ था, कोई भी आके लूट ले जाता था, बहुत सारे युद्ध होते थे। तो उन्होंने एक नया बिजनेस लिया था, तो वो स्लिप आपको सेव करके रखनी होती थी। बाकी आप जब भी चाहे गोल्ड लेके जा सकते हैं, अपना जो चार्जेस है वो पे करके। कुछ टाइम बाद इन्होंने देखा कि वो जो स्लिप है वो मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, और कोई आ नहीं रहा उनके पास गोल्ड लेने के लिए, तो उनको नुकसान होने लगा। फिर बाद में उन्होंने उस चीज को एज अपॉर्चुनिटी लिया और मार्केट में नई स्लिप्स जनरेट करके बेचने लगे। उसी को आज डॉलर बोलते हैं, उसी को रिजर्व करेंसी बोलते हैं, और यहीं से इस फैमिली की ताकत आती है, ठीक है। और ये जो राज था कि ये जो करेंसी के थ्रू दुनिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, रिजर्व करेंसी के थ्रू, ये राज नेताजी ने पता कर लिया था। और ये राज नेताजी को हिटलर ने बताया। तो हिटलर को कुछ चीजों को क्रेडिट तो देना चाहिए, और भारत की आजादी में डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा क्रेडिट है। और मैं इसके साथ ये भी बोल दूं कि अगर हिटलर भारत पे राज करता तो अंग्रेजों से 100 गुना नहीं, 1000 गुना ज्यादा ब्रुटैलिटी के साथ कर रहा होता। लेकिन नेताजी ने इस सीख के बाद से आजाद हिंद सरकार बनाई थी, और उस वक्त के डीप स्टेट से लड़ते रहे। और जो उनका ऑफिशियल डेथ है उसके बाद भी उस डीप स्टेट से लड़ते रहे। वो डीप स्टेट कभी नहीं चाहती कि नेताजी जैसा आदमी आए। तो इसके इसके अलावा अगर आप ये जो नोट देखते हैं, अगर आज 1 रुपए का ये करेंसी अगर आप देखें, दिख पा रहा है, ये जो है ये गवर्नमेंट छापती है। और ये जो इसके ऊपर के जितने भी, ये भी 1 रुपए की करेंसी है, भारत सरकार लिखा हुआ।
इसके ऊपर के जितने भी करेंसी होते हैं 2 रुपए से जितने भी शुरू हो जाते हैं, ये होते हैं रिजर्व बैंक। ठीक है ना। रिजर्व बैंक के लिए आपको गोल्ड रखना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना पड़ता है। आज के टाइम पे अमेरिका सिर्फ नोट छापे जा रहा है, उसके पास गोल्ड है नहीं। तो ये जो सुपरफिशियल करेंसी का जो मकड़ जाल बना के रखा है, ये बबल बस्ट होगा एक ना एक दिन। आपको मैं इसको दूसरे एग्जांपल से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, अगर आपके पास 100 रुपए है, आपने बैंक में जमा कर दिया, बैंक ने उसी टाइम किसी को लोन दे दिया 100 रुपए, तो हवा में 200 रुपए बन गए। ठीक है ना। तो ये जो सुपरफिशियल करेंसी बन रही है ना, ये मतलब आज के टाइम में अगर आप सिंपल एक्सप्लेनेशन पूछोगे कि महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो ये जो बैंक है ये रिस्पॉन्सिबल है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी देव जी आप कुछ ऐड करेंगे? ये देखिए, मैं इसके अंदर फिर एक चीज ऐड करूंगा कि अमेरिका ने इतना पैसा छाप दिया, इतना उसके पास सोना नहीं है, इसीलिए आज अमेरिका वनरेबल है। और जो रॉथशाइल्ड के, मुझे फिर 2 नाम याद हैं। एक फाउंडर है मेयर एम्सेल रॉथशाइल्ड, उसके 5 बेटों में से एक का नाम याद है, नेथन रॉथशाइल्ड, जो लंदन ब्रांच का हेड था, और वो सबसे ज्यादा खतरनाक बेटा था। वही था जॉनसन भी जिसने था जो नेपोलियन को फाइनेंस किया, वही था जिसने ब्रिटिशर्स को फाइनेंस किया। सबसे खतरनाक बैंक जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को स्टेब्लिश किया, जिसने पूरे लंदन को बनाया फाइनेंशियल कैपिटल, वो अकेला एक नेथन रॉथशाइल्ड था। और आखिर में सबसे ज्यादा सरवाइव करने वाला भी लंदन ब्रांच ही थी। ऑस्ट्रिया वाली ब्रांच आपकी जो थी, फ्रेंच ब्रांच थी, इन सबको तबाह कर दिया था। जर्मन ब्रांच को तबाह कर दिया था हिटलर ने, लेकिन एक लंदन वाली ब्रांच है, वो आखिर तक सरवाइव करती रही। एक अंदाजे के लिए मैं इसमें एक मुजफ्फर और भाई को कहानी है। समझाता हूँ, एक मुजफ्फर भाई को समझाता हूँ मैं। जी आपको याद है सर, एक रियो टिंटो का केस हुआ था, जो बलूचिस्तान की माइन थी, गोल्ड माइन, जी जी, हाँ जी हाँ जी। 2005-6 में $5-6 अरब का डॉलर का। तो वो जो रियो टिंटो जो कंपनी थी, वो रॉथस्चाइल्ड वालों की है। अच्छा अच्छा। और अभी जिस कंपनी को ठेका दिया है ना, जो हम्म। कनाडा बेस्ड कंपनी है, वो भी रॉथस्चाइल्ड वालों की है। उसमें आपको पता है कि वो पाकिस्तान के जो एक जो चीफ जस्टिस था उसका बेटा भी इसमें शामिल था। बिल्कुल। हम्म और आप सर ये मैं और देखें कि ऐड कर कनाडा दूं। वाली कंपनी भी उन्हीं की है, अभी हम्म। जिसको ठेका दिया इमरान खान ने, अच्छा। वो भी उसी खानदान की है। रॉथ साइड के लोग इमरान खान से मीटिंग करते रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। हम्म। तो पाकिस्तान ने ये बोला भी था ना कि हमें जो बैंकरप्सी बचाने के लिए आप हमारी हेल्प करें। पाकिस्तान हुकूमत ने जो ऑफिशियली इनसे रिक्वेस्ट की थी रोथशिल्ड से। वो तो सर अभी की बात है ना, ये तो इमरान खान के टाइम की हम्म। जी बात कर रहा है। जी जी। उनका तो काम यही है सरकारों को लोन देना, क्योंकि उनके पास हम्म। पैसा इतना है। अच्छा देवेक भाई, आपने बात की कि इसमें मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो इसका हिस्सा होती है डीप स्टेट का, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो कंपनी है ये डीप स्टेट का हिस्सा है या नहीं है? उससे कैसे, जैसे आपने को बोला कि वो अपने नाम भी चेंज कर लेती हैं, कुछ ने नाम चेंज किए कुछ ने नहीं किए, तो कैसे जो आम कंपनी है और डीप स्टेट कंपनी उसमें फर्क क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा? सर देखें, दो सबसे बड़ी कंपनियां ही होती हैं ना, वही डीप स्टेट का हिस्सा होती हैं। सबसे पहली बात तो हम्म। छोटी या जी। नॉर्मल कंपनी होगी नहीं। दूसरा, हम्म। वो कंपनी जिसके पूरे दुनिया में कारोबार और इंटरेस्ट फैले में, जो कोई हम्म। एक मुल्क में काम कर रही है, वो कभी डीप स्टेट का हिस्सा नहीं होगी। हम्म। तीसरी बात, डीप मॉडर्न आज के जमाने का जो डीप स्टेट की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी आपकी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके अब तक सारे रिकॉर्ड्स पेपर में पड़े हुए हैं दुनिया में। हम्म। चाहे किताबों के हो, बर्थ सर्टिफिकेट्स हो, चाहे छपे हुए नोट हो, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे शेयर मार्केट के वो डॉक्यूमेंट्स हो। एक इंडिया में भी पड़ा है, दुनिया का सबसे पहला शेयर ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो इंडिया में भी पड़ा है, नीदरलैंड में भी पड़ा है, लंदन में भी पड़ा हुआ है। तो डॉक्यूमेंटेशन पड़ी होती है। अब तो देखें सर, हमें कैसे पता चला? हमने भी ऑनलाइन सर्च किया, हमें ऑनलाइन मिल गया। हम्म। भाई ये कंपनी थी, इसकी फॉर्मर कंपनी क्या थी, या इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है। पेरेंट कंपनी से आपको सारी सब्सिडरीज के नाम पता चल जाते हैं। फॉर्मर में जाएंगे तो भाई उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसकी फॉर्मर कौन थी, उसकी फॉर्मर कौन थी। ऐसे करते करते आप तय तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैं जब ऑयल इंडस्ट्री पे थोड़ी रिसर्च कर रहा था, एक्सॉन पे, दुनिया में सबसे बड़ी यही है, एक्सॉन है, रखी टोटल है, ऑन। शेवरॉन है। ठीक है, जी। यही कंपनी है, गिनती की 5-6। तो बीपी है, शेल है। टोटल को छोड़ दें, टोटल के अलावा शेल, बीपी, एक्सॉन, शेवरॉन,
इन सब की शुरुआत स्टैंडर्ड ऑयल से हुई। स्टैंडर्ड ऑयल को जब तोड़ा गया, तोड़ के ये 4-5 कंपनियां निकली। स्टैंडर्ड ऑयल रॉथस्चाइल्ड की थी, और रॉथस्चाइल्ड होल्डिंग्स की इन 400-500 कंपनियों में आज भी ओनरशिप है। और ये सारी डेटा आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। इसमें कोई भी, इसमें कुछ फैमिलीज भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मीडिया की बात करें, मीडिया में दुनिया में कुछ आप समझे 15 से 20 कंपनियां जो पूरी दुनिया की मीडिया को कंट्रोल करती हैं। न्यूज़पेपर, डिजिटल मीडिया, टीवी मीडिया, आपका इंटरनेट का मीडिया, आपके रेडियोस, आपके ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशंस हो गए, ठीक है, जो लैंड के होते हैं, लैंडिंग स्टेशंस हो गए, सैटेलाइट जो होती है, टीवी, हर चीज वो कंट्रोल करती हैं। वो 15 से 20 कंपनी है। नजर अब आप जब रिसर्च करेंगे ना, आपको 3,500 कंपनियां मिलेंगी, पर आप जब ऊपर 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 जाते जाएंगे तो 3,500 20 हो जाती है, 15 हो जाती है। जैसे उसमें डिज्नी आ गया, उसके अंदर आपका फॉक्स आ गया, सीबीएस आ गया, उसके अंदर आपका न्यूयॉर्क टाइम्स आ गया, रूपर्ट गिलबर्ट का जो ग्रुप है वो आ गया, फॉक्स वालों का वो आ गया, इसके अंदर आपका एबीसी बीबीसी आ आ गया, गया, इसके अंदर आपका वॉल्सबर्ग फैमिली आ गई, आपकी अंगेली फैमिली आ गई जो इटली की है, वॉल्सबर्ग स्वीडन फैमिली है, स्वीडिश फैमिली है, इसके अंदर आपके एक फ्रेंच फैमिली है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, वो भी आती है इसके अंदर। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अब जैसे देखें आजकल मॉडर्न देखें तो ये जो लुई विटॉन का है वो भी डीप स्टेट का ऐसा है। और एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ कि डीप स्टेट की कंपनियों का नाम पता करना है। आप गूगल पे जाएं, आप लिखें टॉप 100 कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ यूएस गवर्नमेंट, विकिपीडिया का पहला लिंक आएगा, लिस्ट आएगी टॉप 100, वो सारी कंपनियां हैं, उनकी जो इतनी सब्सिडरी है वो भी है, या उनमें से कोई किसी की पेरेंट है तो वो भी है। वैसे 200 से ज्यादा कंपनियां हैं, पर मैं आपको 100 का तो सीधा सीधा आपको नाम दे रहा हूँ। अच्छा, मेरा आप दोनों से सवाल है। से भी होती है ना, बाय द वे नॉन सब्सिडियरी रूट से भी होती है। जैसे कुछ कंपनियों में कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं एज एन एंजल इन्वेस्टर, हेज फंड्स होते हैं, या ऑफशोर होल्डिंग कंपनीज, या फैमिली ऑफिस। अब जैसे जो फैमिलीज होती है ना, ऐसे अंगेली फैमिली है या वॉलंसबर्ग फैमिली है, इन्होंने वॉलंसबर्ग फैमिली ने अपनी कंपनी रजिस्टर की है इन्वेस्टर AB, वो उन्होंने फैमिली ऑफिस है उनका, तो वो प्राइवेट है, तो उसकी चीजें उनको फाइनेंशियली डिस्क्लोज भी नहीं करनी, तो वो हमें कभी पता भी नहीं चलेगी अनटिल अनलेस के हम स्वीडिश के कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स को हम हैक करें, हमें पता भी नहीं चलेगा कि भाई इन्वेस्टर AB ने कहाँ का इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब जैसे कारगिल है, ठीक है, कारगिल आपकी दुनिया में 70 मुल्कों में काम कंपनी है। करती है। लोगों की जानकारी के लिए बता दें, ये कंपनी है, जगह का ही नाम नहीं है, कंपनी भी है कारगिल करके है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कारगिल कंपनी। चलो ऐसे कर ले, मैं पूरा नाम ही ले लेता हूँ, इसका पूरा नाम क्या है कारगिल फैमिली का। कारगिल फैमिली आप डालें तो आ जाएगा, ठीक है, CARGILL फैमिली। तो कारगिल फैमिली है ये, आप समझे सर, दुनिया का 35 से 40% फूड कंट्रोल करती है, खाना पीना, ठीक है। इसमें भी कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे मोनासो है, इसमें नेस्ले है आपका, ठीक है, इसी तरीके से कारगिल है। कारगिल 70 मुल्कों में काम करती है, 125 मुल्कों में अपना सामान बेचती है। इनके पास करोड़ों एकड़ जमीनें हैं पूरी दुनिया में। इनके पास 70 मुल्कों में, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का बात करते हैं, पाकिस्तान में आपके मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड्स आते हैं कारगिल, ठीक है। आपकी ये जितनी भी शुगर इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में, 80% जो शुगर इंपोर्ट होती है कारगिल करती है। आपके पाकिस्तान का 40% जो वीट एक्सपोर्ट होता है वो कारगिल करती है। तो इस तरीके से इन्होंने पूरी दुनिया में, ठीक है, पाकिस्तान में इन्होंने जमीनें नहीं ली हुई, पर इंडिया में इन्होंने जमीनें भी ली हुई हैं। इंडिया में ये बिस्किट भी बनाते हैं, इंडिया में चिप्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो हर मुल्क में इन्होंने अपने खाने के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और ये प्राइवेट कंपनी है। तो ये असल में ये कंपनी कितना कमाती है, कितना नहीं कमाती, बैलेंस शीट क्या है, किसी को नहीं पता कुछ भी। मोटा मोटा चीज पता है जो पब्लिक में, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी अपना डेटा कभी रिलीज नहीं करती। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल है कि आम कंपनी और डीप स्टेट कंपनी में फर्क क्या होता है? देखिए, हर कंपनी का इंटरेस्ट तो यही होता है कि हमने पैसा कमाना है, वो कारोबार करना है, मुनाफा लेना है। तो फर्क क्या है दोनों? मोनोपोली तो मैं नहीं बोलूंगा, मैंने आपको एक सिंपल सा बताया ना कि पहले आप देखेंगे बड़ी कंपनियां कौन सी है जो पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। पूरी दुनिया से मेरी मुराद है 70-80 मुल्क तो कम अज कम
ठीक है, इतने। उसके बाद उसको कंपनी जो काम कर रही है उससे क्या ताकत उसको मिल सकती है, ठीक है। जैसे अमेजोन है, अमेजोन डीप स्टेट की कंपनी है। कैसे? दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा सेंटर अमेजोन के हैं, ठीक है। तो दुनिया का जो 50 से 60% डेटा है वो अमेरिकन ओन्ड कंपनीज के डेटा सेंटर्स में जाते हैं, उनके पास डेटा स्टोर होता है। तो इंटरनेट और एआई पे कब्जा अमेरिका का आता है। तो भाई अब कैसे पता चलेगा? दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा सेंटर अमेजोन के हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा लोकेशन पे, सबसे बड़े इनके पास है। दुनिया का 40% आपका जो इंटरनेट का जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह ये अमेजोन पे सेव होता है, ठीक है। यही काफी है आपको तहकीकात शुरू करने के लिए। इसके बाद में तहकीकात शुरू होती है, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में कौन बैठा हुआ है, ठीक है। उस बोर्ड ऑफ मेंबर्स, वो बोर्ड ऑफ मेंबर और कितनी कंपनियों के बोर्ड ऑफ मेंबर हैं, वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, उनकी हिस्ट्री क्या रही है, ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। जैसे अभी हम देखें, आपका जो मिलिट्री लॉबी जिसको आर्म्स लॉबी कहते हैं, हर आर्म्स कंपनी में हिलरी क्लिंटन आपको बोर्ड ऑफ मेंबर मिल जाती है। भाई तेरा क्या जाए, तू तो पॉलिटिशियन है, तू तो कॉर्पोरेट बंदी भी नहीं है, तू क्यों हर बोर्ड ऑफ मेंबर पे बैठी हुई है मिलिट्री के? लॉबिस्ट लॉकहीड है। मार्टिन पे तू बैठी है, बेस सिस्टम से तू बैठी हुई है, ठीक है। अच्छा, फिर डिफेंस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो दुनिया भर में है, उसके अंदर इंटेलिजेंस के होते हैं, कुछ ऑपरेशंस के होते हैं, कुछ लॉजिस्टिक के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं दुनिया भर में। सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है, पर आपको यूरोप में भी ऐसे मिलेंगे, इवन एशिया में भी है कॉन्ट्रैक्टर ऐसे। तो वो चीजें हो गई। अच्छा, अब जैसे मैं एग्जांपल और देता हूँ, इकोनॉमिक्स ग्रुप है, पूरी दुनिया इकोनॉमिक्स ग्रुप पढ़ती है, इकोनॉमिक्स मैगजीन, ईटी। ठीक जी। है। और उसकी बहुत वैल्यू है, इकोनॉमिक्स मैगजीन के आर्टिकल के ऊपर कंपनियों की शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है, हिल जाती है। इस मैगजीन की इतनी वैल्यू है। लेकिन इस मैगजीन को ओन कौन करता है? इस मैगजीन को ओन करता है एक्सॉर एनवी, रॉथस्चाइल्ड, कैडबरी अच्छा। फैमिली, लेटिन फैमिली और स्क्रॉडर अच्छा। फैमिली। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर ये खबर बहुत गर्दिश कर रही है कि इकोनॉमिस्ट जो पेपर है उसने ये बोल दिया है कि नवाज शरीफ पावर में आ रहा है। तो उन्हें कैसे पहले से उन्हें पता चल गया कि नवाज शरीफ पावर में आ रहा है और बड़ी जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर होने जा रही है, वो सारी चीजें वो पहले से बता रहा है। सर क्योंकि अच्छा, यही मैं तो इसमें दुनिया। ऐड कर दूं। एक मिनट में तू नवाज शरीफ पे ना, 2000। मैं एक मिनट में कंप्लीट कर लूं, मैं फिर तू नवाज शरीफ पे आ जाना। ये अब देखिए, ये जो 5 नाम लिए ना, रॉथस्चाइल्ड पता है, कैडबरी, स्क्रॉजर, ये फैमिली के डायरेक्ट नाम ले लिए। एक्सॉर एनवी, ये भाई एक्सॉर एनवी क्या है? अब एक्सॉर एनवी में आप जाएंगे तो एक्सॉर एनवी की मेजॉरिटी ओनरशिप जो है वो एंगेली फैमिली करती है भाई। लेकिन ये तो बाकी सारी ब्रिटिश फैमिलीज है, ठीक है। और ये ब्रिटिश मैगजीन है, ठीक है। उसके अलावा एक्सॉर एनवी खुद ब्रिटिश कंपनी है, पर उसका जो ओनर है वो इटालियन फैमिली है, एंगेली फैमिली, वो इटली में बैठती है। और अंगेली फैमिली के और क्या क्या काम है, कहाँ हाथ डाले में? जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये जो आप चश्मा पहनते हैं ना, दुनिया जी। के 60% चश्मे वो एक कंपनी बनाती है, वो अंगेली फैमिली के। दुनिया के 60% चश्मे, 50 रुपए वाले चश्मे से लेके 50 लाख का चश्मे तक वो बनाती है, केली कंपनी। जी जुनेद, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का नहीं मैं बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ 2004 में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बनने वाले, ये बात एडवांस में एक फ्रांस के न्यूज़पेपर ने छापा था। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर भी उसी डीप स्टेट का हिस्सा था, ठीक है। अच्छा। तो अगर आपको एडवांस में, अगर आपको इस तरह के न्यूज़पेपर से अगर कोई खबर आती है तो आप तस्दीक समझो कि वो जो बंदा आ रहा है वो डीप स्टेट का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा। बाकी दिविक जी ने बात की कंपनियों के बारे में कि कंपनियां कैसे बनती है, कैसे मर्ज होती हैं। तो आपको सबसे अच्छा एग्जांपल मिल जाएगा लॉकहीड मार्टिन का। लॉकहीड मार्टिन समवेयर अराउंड 1995 की कंपनी है, और जो उसका जो प्रीमियम प्रोडक्ट है F-16 प्लेन, वो 1970 का 80 का, ठीक है। 1970 1980 की कंपनी, सॉरी प्लेन 1995 की कंपनी कैसे बना सकती है? तो अब अगर उसकी स्टडी करोगे कि कैसे उन्होंने 4-5 कंपनियां मर्ज की, बनाई। और डिफेंस में ये बहुत कॉमन है, डिफेंस के सेक्टर में बहुत बार होता है कि हर 10 साल 15 साल में क्या करते हैं ना, 4-5 कंपनियां मर्ज करके एक नई कंपनी बना देते हैं। इसके पीछे एक और वजह होती है कि अक्सर कंपनियां इनकी अलग अलग कंट्री में बैन होती रहती हैं कुछ कुछ वजहों से, या कहीं नाम खराब हो गया, इस वजह से भी ये करते हैं।
दूसरा नेस्ले का बोला। नेस्ले वो कंपनी है जिसको प्योर इविल कंपनी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इनके करतूतों के ऊपर एक मूवी आने वाली थी, इमरान हाशमी ने उस मूवी को किया था, और वो पूरी कहानी मुजफ्फर भाई आपके यहाँ की ही थी। लेकिन नेस्ले की जो लॉबी है इतनी पावरफुल है कि उन्होंने इस मूवी को चलने ही नहीं दिया। और पता नहीं क्यों मुझे भरोसा है कि ये वीडियो को भी वो डाउन करने की कोशिश करेंगे कि आपने नेस्ले का नाम कैसे लिया। तो इनके कारनामों की अगर आप लिस्ट देखेंगे ना, सिर्फ नेस्ले की, सेकंड जो, तो आप पागल हो जाओगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इन्होंने एक नया कैंपेन लॉन्च किया था कि औरतों को अपने बच्चों को स्तनपान कराने की जरूरत नहीं है, उनसे उनका बॉडी फिगर खराब होता है, तो इसलिए आप ना नेस्ले का दूध पिलाया करें। और इस वजह से 1950-60 के टाइम का अगर आप यूरोप का अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने बच्चे मरते थे बाई बर्थ। एक टाइम ऐसा आ गया था कि यूरोप के काफी सारे कंट्री में 3 में से 2 बच्चे मर रहे थे, सिर्फ इस कंपनी की वजह से। फिर बाद में वहां की गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व हुई, फिर जाके ये चीजें ठीक हुई, लेकिन फिर भी नेस्ले बैन नहीं हुई। तो ये होती है डीप स्टेट की पावर। बिल्कुल पावर है। देखिए इसमें मीडिया का, जैसे आपने बताया कि मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाता है कि टॉप जो कंपनीज हैं मीडिया की, वो सारी के सारी के इनका हिस्सा है। लेकिन दिवेक भाई अभी भी मेरे माइंड में कंफ्यूजन है, मैं क्लियर नहीं हो पाया। मैंने आपसे सवाल किया था कि जो आम कंपनी है और डीप स्टेट की कंपनी है, उनके तरीकाकार में क्या फर्क है हमें, यानी कि दोनों में क्या फर्क है, एक आम कंपनी और डीप स्टेट की कंपनी, उनके चले मफादात में क्या फर्क है, चले उनके मैं इंटरेस्ट शुरू में से क्या फर्क है? मैं ऐसे समझाता हूँ। वो अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसे कि हम्म, हम्म, दुनिया में फार्मा लॉबी है। वो फार्मा लॉबी में कुछ कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनीज हैं। एक नाम है फाइजर, हम्म, ठीक है। वुहान लेबोरेटरी का ओनर कौन था? फाइजर। उसकी फंडिंग किसने की? फाइजर। उधर काम कौन करते थे? फाइजर के एक्स एम्प्लॉइज, ठीक है। दुनिया में सबसे पहले कोविड की वैक्सीन किसने बनाई? फाइजर। और सबसे बड़े स्केल पे बना के फिर बता रहे हैं कि हमने बना भी ली है, टेस्टिंग भी कर ली। और इंडिया में सबसे ज्यादा जोर किसने दिया कि हमारी वैक्सीन को आने दो? फाइजर, ठीक है। और आज की रिपोर्टें क्या बताती हैं कि दुनिया की सबसे घटिया वैक्सीन कौन सी थी? चाइना की वैक्सीन से भी घटिया वैक्सीन थी फाइजर। सीनोपैक और सीनोफार्म इससे भी घटिया थी फाइजर। आज की रिपोर्ट है, अब 3 साल बाद। तो ये बेसिकली इन्होंने खुद वायरस बनाया, दुनिया में फैलाया, और फिर जब वायरस फैल गया तो फिर वैक्सीन बेचेंगे ना, फिर कमाएंगे ना। जैसे एड्स है, एड्स लेबोरेटरी में बना था, दुनिया भर में एड्स फैलाया, और उसी एड्स का फिर इन लोगों ने खुद ही इलाज निकाल लिया, और फिर एड्स के इलाज को कितने बेचते रहे, फायदे हैं, आज तक बेच रहे हैं। एड्स के कितने फायदे हुए आज के टाइम पे। जो कॉन्डम का एडवर्टीजमेंट होता है, कॉन्डम बिक्री है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो अब पाकिस्तान सर की भी आपने मैं बात एक की। और एग्जांपल देता हूं, मैं एक और एग्जांपल देता जी हूं। जी जी। फॉर एग्जांपल कल अमेरिका जंग में जाता है, फॉर एग्जांपल समझे, ईरान के साथ, ठीक है। तो ये जितने ईरान के नेबरिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, ओमान, यूएई, कुवैत, इराक, जॉर्डन, ये जितने भी जो सराउंडिंग में यूं घूम के आते हैं, इन सब में मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा मिलेगा। उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर के सामान लाओ, भेजो, बनाओ। रियल एस्टेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बैरक्स बनाओ, बेसिस बनाओ। स्टील कंपनी से पाइप मंगवाए जाएंगे, गैस कंपनियों से गैस मंगवाई जाएगी, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को अलग से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे। आपकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को स्पेशल हथियारों का अलग से एडवांस ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अपने मकसद के लिए जंगें शुरू करवाते भी हैं, जंगें खत्म भी करवाते हैं। इनका फायदा अगर खत्म करवाने में तो खत्म कराएंगे, और अगर इनका फायदा शुरू करवाने में तो ये शुरू करवाएंगे। इनका फायदा इसमें दुनिया मैं की आधी एग्जांपल दे आबादी दूं। को खत्म करने में, आधी आबादी खत्म कर देंगे। और अगर इनका फायदा दुनिया में आबादी को डबल करना है तो ये डबल भी कर देंगे। ये अपने फायदे जी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी, जुनेद भाई कुछ कहना चाह रहे थे। इन्होंने एक नया स्कीम निकाली है, एजेंडा 2030। कभी आप पढ़े एजेंडा 2030 का?
आइडिया क्या है कि दुनिया की आबादी आधी करनी है, क्योंकि दुनिया में पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, बाप रे। इलीट ग्रोथ पॉपुलेशन बढ़ जितना हो गई रही है, है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ गई है तो हमारी जायदाद डिवाइड होगी। तो हम्म। तो हम तो वैसे पावरफुल हैं, तो आधी दुनिया की पॉपुलेशन को मार दो, ठीक है, तो हमारे पास जितनी जायदाद है उसके बलबूते पे हम बची कुछ जायदाद भी सारी हमारे हवाले हो जाएगी। अच्छा, अब तो कुछ अर्से पहले ज्यादा हम एक न्यू बेहतर वर्ल्ड है। ऑर्डर सुना करते थे कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी जारी हुआ, वो भी ये इसी खेल का हिस्सा है। इसी खेल का ऐसा, उसके पीछे भी डीप स्टेट ही थी। देखे ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उन्हीं हम्म, मुल्कों को क्यों हम्म, फायदा मिलता है जिन मुल्कों में डीप स्टेट की कंपनियां हैं। हम्म, आम इंसान मुल्क देखता है, मुल्क मुल्क नहीं होते। अमेरिका को बाइडेन नहीं चलाता, अमेरिका को ना डेमोक्रेट्स चलाते हैं, ना सेनेटर चलाते हैं, ना रिपब्लिकन चलाते हैं। अमेरिका को चलाती हैं अमेरिका की टॉप 200 कंपनीज। उन कंपनीज के चेयरमैन, उन कंपनीज के सीईओ, उन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो अमेरिका को चलाता है। आज भाई यूक्रेन को क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि वो कंपनियां चाहती हैं कि बाइडेन सपोर्ट करे, क्योंकि उनका माल बिक रहा है। तो भाई ये इसलिए तो हर नहीं, मुल्क के अंदर ऐसे ही होता है ना, कि इंडिया के अंदर भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि इंडिया को इकोनॉमी के अंदर उनका किरदार है। तो फर्क क्या है कि अमेरिका की कंपनी और इंडियन जो कंपनीज हैं उनमें इसमें फर्क क्या है कि अमेरिकन कंपनीज हम्म, नहीं होती, इसके अंदर दुनिया भर की कंपनीज है, ज्यादातर अच्छा, अमेरिका से है, तो हमारा नाम अमेरिका का हम्म, आता है। एंगेली मैंने आपको बोला हम्म, इटालियन है, कैडबरी, रॉथशाइल्ड, सही, सोल्जर, लेवर, ये जितनी है ये ब्रिटिश हम्म, कंपनीज हैं। इसके अंदर फ्रेंच है। आपको मैंने वॉल्सबर्ग बताया, वो स्वीडन की कंपनी थी, ठीक है। आपको शुगर माफिया है, आपको पता है दुनिया का 60% शुगर दो खानदान हम्म, कंट्रोल करते हैं, ब्राजील और क्यूबा के। वो क्यूबा के खानदान है, वो अमेरिका में एक मायामी में सेटल है, एक फ्लोरिडा में सेटल है। उन्होंने पूरी ब्राजील, क्यूबा और कैरेबियन में शुगर केन्स की 60% प्रोडक्शन पे कंट्रोल किया हुआ है। तो दुनिया में जो शुगर के रेट ऊपर नीचे होते हैं वो सिर्फ दो खानदान करते हैं। वो क्यूबा के हैं खानदान ओरिजिनली दोनों। लेकिन इंडिया की मतलब कुछ कि भाई कंपनीज शुगर इसका माफिया हिस्सा के है। नाम पे पीटीआई की। इंडिया इंडिया की कुछ कंपनीज इस डीप स्टेट का हिस्सा है। थी। इंडिया की अच्छा, दुनिया में दो किस्म के डीप स्टेट है। इंडिया की हम्म, 3 कंपनियां जो हैं वो, एक होते हैं ना अच्छा डीप स्टेट, जो कमजोर डीप स्टेट है, जो अच्छाई चाहता हम्म, है दुनिया की। 3 कंपनियां जिनका मुझे पता है कि वो अच्छे डीप स्टेट का हिस्सा है। टाटा, ठीक है, आपके ये हो गए महिंद्रा। अंबानीज, अंबानीज, नहीं महिंद्रा नहीं, अंबानीज, और आपके बिरला। अच्छा, यहाँ पर एक नया सवाल पैदा हो गया कि डीप स्टेट दो किस्म के होते हैं, एक अच्छा डीप स्टेट होता है, एक बुरा डीप स्टेट होता है। अब अच्छे अच्छे डीप डीप स्टेट के स्टेट, बारे में बताएं। अच्छा डीप स्टेट सिर्फ पैसा कमाता है और लोगों का काम करना चाहता है। वो पैसा कमाने के हम्म, चक्कर में जंगे नहीं करवाता, लोगों को नहीं मारता, बस इतना फर्क है। लेकिन वो उसका इन्फ्लुएंस तो होता है ना, यानी कि वो नहीं, किसी गवर्नमेंट बहुत को लाने में करने में। बहुत कम, बहुत कम। हम्म, जितना आपका ये असली डीप स्टेट जितना स्ट्रांग है ना, उसका 5% भी नहीं है, 5% भी नहीं है, 2.5% पकड़ लें, ये जो अच्छा डीप हम्म, स्टेट है हम्म, ना होने के सही, बराबर है, इसलिए कोई इसके बारे में बात भी नहीं करता। अच्छा, हम्म, इंडिया में भी डीप स्टेट के बड़े कारनामे हैं। एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इंटरनेट और ये नासा का जो डीप स्टेट था इंटरनेट वाला, और ये सारा जब ये डब्ल्यू बना रहे थे दुनिया भर में, हम्म, आपको पता है ये इंटरनेट की इन्वेंशन विक्रम साराभाई ने अमेरिकन से 5 साल पहले कर ली थी। अच्छा, और विक्रम साराभाई वो इंटरनेट कुछ महीनों में लॉन्च करने वाले थे, मतलब अमेरिका से 4.5 साल पहले। हम्म, तो फिर क्या हुआ, फिर एक लेडी है, वो लेडी जाती है विदेशी विक्रम महिला। साराभाई से, मिलती है इसरो में। उसकी तस्वीरें पड़ी हैं, अब नाम क्या लेना, सभी को पता कौन सी लेडी है इंडिया के अंदर, एक ही तो है, ठीक है। वो मिलती है, उसके 2 महीने बाद विक्रम साराभाई अपने अपार्टमेंट में मरे हुए मिलते हैं। और उनकी कॉज ऑफ डेथ आज तक नहीं पता, उनका पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया। कहते ही हैं कि हार्ट अटैक हुआ था, पर सॉलिड प्रूफ नहीं है हार्ट अटैक। भाई हार्ट अटैक हुआ तो प्रूफ दो ना भाई, तो प्रूफ नहीं है। तो इस तरीके से अमेरिका का डिले किया गया। एक और नंबी नारायण की हमने जैसे बात की, इंडिया, नंबी नारायण अगर को नहीं फंसाया जाता गद्दारी के केस में, उनको जेलों में नहीं डाला जाता, तो इंडिया 90s में ही अपना क्रायोजेनिक इंजन बना लेता, 95 96 में ही। वो इतना करीब आ गए थे।
और उस वक्त उनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा के उनको जेल में डाल दिया। और उसके अंदर फिर जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने आगे फिर जाके वो मोदी से जाके टक्कर लिया, और मोदी से टक्कर लिया है तो आज जेलों में बैठे हुए सबके सब। यही लोग थे ना जो गुजरात में गए थे, आरबीसी कुमार वगैरह, तीस्ता तिसलवाड़ वगैरह हो गई, आके यही सारी ये लुटियन लॉबी वगैरह सारे हो गए। अच्छा डीप स्टेट सर, मैं बता दूं, जी जी अमेरिका पे इल्जाम लगता है कि उनके पास डीप स्टेट है, हमारे ऊपर इल्जाम लगता है हमेशा कि हमारे पास लुटियन स्टेट है। वो क्या है? वो व्यूअर समझ जाएंगे। वो 10 जनपद से शुरू होता है और आज के टाइम में 10 जनपद पे ही खत्म हो जाता है। हाँ, वो हमारे देखने वालों को भी समझ आया ना, 10 जनपद पे खत्म हो जाता है, सही बोला। अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे नॉर्दर्न ग्रुपमैन कंपनी है अमेरिका की। अच्छा ये नंबर वन नहीं है, नॉर्दर्न ग्रुपमैन किस नंबर पे? 5वां सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है अमेरिका का, ठीक है। नॉर्दर्न ग्रुपमैन पहले कंपनी थी नॉर्थोप कॉर्पोरेशन और गुरमैन कॉर्पोरेशन, इन दोनों का मर्जर हुआ तो नॉर्दर्न ग्रुपमैन बन गई। आप दोनों कॉर्पोरेशन को अलग अलग खोलेंगे तो ये उससे भी पहले जाती हैं। इसी तरीके से आपको बेस सिस्टम्स का मिलेगा। बेस सिस्टम्स पहले एक होती थी मैक्रोनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, ब्रिटिश एरोस्पेस, 25 कंपनियों के मर्जर होते 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 जाके बेस सिस्टम्स बनी। अभी रिसेंटली जो सबसे ताजा मर्जर हुआ है वो L3 टेक्नोलॉजीज हैरिस कॉर्पोरेशन का हुआ है, और अब वो नई कंपनी का नाम है L3 हैरिस। तो ये फिर ढूंढना पड़ता है, नाम तो हम बता देंगे पर समझने के लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अच्छा व्यूअर्स का एक मासूमी सा सवाल होगा, मैं एडवांस में उनकी तरफ से पूछ के जवाब भी देता हूँ कि यार ये दुनिया के अमीर लोगों की जो लिस्ट बनती है इसमें ये लोग क्यों नहीं आते? एक जेन्युइन सवाल हो सकता है। मैं बता दूं, उसका एक टेक्निकल चीज पूछ रहा है तू, टेक्निकल पूछ रहा है। हाँ टेक्निकल एस्पेक्ट से पूछ रहा हूँ, क्योंकि डीप स्टेट की जो जितनी फैमिलीज होती है, मैंने वही कहा ना, इन्वेस्टर एबी जैसी प्राइवेट होल्डिंग और फैमिली ऑफिसेस के थ्रू ये इन्वेस्ट करती हैं। तो वो कंपनियां प्राइवेट होती है तो वो लीगली दे आर नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज देयर इंफॉर्मेशन। जब तक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं है तो आप कैसे बताओगे कितने अमीर है। दूसरी एक चीज ये होती है कि जो अमीर लोगों की जो लिस्ट बनती है उसमें आपके पर्सनल एसेट्स देखे जाते हैं, और ये लोग क्या करते हैं कंपनी बनाते हैं, फिर उस कंपनी के थ्रू एक दूसरी कंपनी बनाते हैं, फिर उसके थ्रू तीसरी कंपनी बनाते हैं, ऐसा चेन ऑफ कंपनी बना के उसके नाम पे एसेट लेते हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है डायरेक्टली उनकी होती है, उस इनडायरेक्टली उनकी होती है, लेकिन वो डायरेक्टली कभी पेपर पे दिखता नहीं है, इसलिए वो किसी भी अमीरों की लिस्ट में नहीं आते। स्पाइडर वेब ये काम, ये जो स्ट्रेटेजी थी नेथन रॉथशाइल्ड ने अपनाई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। सर पता नहीं कितनी कंपनियां मेरी समझ से बाहर है, मैंने तो अभी बहुत 2 साल से तो इसके ऊपर काम भी नहीं किया है। वैसे मेरे पास रॉथशाइल्ड की 5,500 कंपनियां लिखी हुई हैं, और मेरे को अभी भी नहीं पता चल रहा कि असल कंपनी कौन सी है भाई। अभी तक भी वो जाला खत्म ही नहीं हो रहा, जाले की पढ़ते 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 ऊपर चलते जाओ 5,500 कंपनियों के पास है। बिल्कुल। अच्छा ये आपने पहले बात की कि बड़ा इनका इन्फ्लुएंस होता है, दूसरे मुल्कों की गवर्नमेंट तक ये तब्दील करवाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने पिछले कुछ अरसे के अंदर देखा कि जो जॉर्ज सोरोस है वो उन्होंने बात की थी कि मैं भारत की जो है वो हुकूमत चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ या वहां पर इन्फ्लुएंस की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्यों ऐसे करना चाहते हैं? भारत की हुकूमत चेंज करके उनको क्या फायदा हासिल होगा? पैसा मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, रिश्वतें देके वो कुछ भी कर सकते हैं। आज रिश्वत नहीं चलती, आज मोदी मेरिट पे काम करता है। आज 4 साल हो गए एमआरएफ जो 114 फाइटर जेट लेने थे, अभी तक डिसाइड नहीं किया कौन से लेने कौन से नहीं लेने। ये गांधी परिवार होते हैं ना, अब तक लॉकहीड मार्टिन को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता, $20 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट। तो ये है ना कि मोदी ने वो नल बंद कर दिए हैं, लीकेजेस बंद कर दिए हैं, वो आने ही नहीं देता किसी कंपनी को अंदर। वो बोलता है मेरिट पे आओ, मेरिट पे आओ, मेरिट पे काम करो। ये रिश्वतें देके के लूप होल से और ये डायरेक्ट काम, ये फाइलें इस तरीके से नहीं होगा, प्रोसेस के थ्रू होगा। कैडबरी के ऊपर सख्तियां की गई हैं, मोन्टेजा के ऊपर सख्तियां की हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनियां इंडिया में नहीं आ रही, यही जॉर्ज सोरोस की कंपनी मोन्टेजा ने अभी गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग फूड प्लांट खोला है। पर यही बात है ना, मोदी है तो तरीके से खोला है, 6 महीने का प्रोसेस लगा है, पूरा खोला है। फिर यही गांधी परिवार होता तो शायद एक दिन में खुल जाता, क्या पता एक पब्लिक सेक्टर कंपनी बेच देते जॉर्ज सोरोस को। ऐसा भी हुआ है भाई हिस्ट्री में, पब्लिक सेक्टर कंपनियां उठा के बेच दी हैं इन लोगों ने।
मैं एक और एग्जांपल ऐड कर दूं व्यूअर्स की जानकारी के लिए। 2010 बड़ा इंटरेस्टिंग ईयर था, जब एक एक करके बहुत सारे करप्शन इंडिया में खुल रहे थे। तो उस वक्त की जो सरकार थी वो पूरी डीप स्टेट की ही सरकार थी, और उन्हीं के बुरा। हिसाब से ही सब कुछ चलता। हाँ, तो उस वक्त सब कुछ उन्हीं के हिसाब से चल रहा था। जो हमारे यहाँ कहीं भी और निकलता था, नेचुरल रिसोर्स निकलती थी, वो आ जाते थे कि भैया हमें दे दो, और अगर नहीं दिया तो ये आंदोलन ये भी आ जाते थे, तीसरा तीसलवार टाइप के, कि इन्वायरमेंट वो टाइप का सारा ड्रामा शुरू हो जाता मैं था। एक और एग्जांपल दे देता हूँ इसके अंदर, जैसे तूने बोला ना ये माइनिंग सेक्टर का, ये जो था गुजरात में, जब मोदी जी ने नर्मदा डैम बनाया, कैनाल वाटर सिस्टम बनाया, हाँ आंदोलन जी भी बोलते हैं कि कैनाल वाटर सिस्टम से एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय होगा। मेरे को तो पहले तो यही बात समझ में नहीं आती साइंटिफिकली कि बहन से कैसे होगा। ठीक है, तो यही आपकी ये मेधा पाटेकर, आम आदमी पार्टी वाली जो गुजरात की कैंडिडेट थी, यही आपका आमिर खान, ये सब आंदोलन जीवी पहुंचे हुए थे गुजरात कि हम ये डैम नहीं बनने देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है गुजरात में पानी का मसला हल हो जाता। पानी का मसला हल होता तो गुजरात में खेती बाड़ी भी होती, इंडस्ट्री भी आती। वो इनसे हजम नहीं था। हर मुल्क का अपना एक डीप स्टेट पॉइंट होता है, आप बता। हाँ हर मुल्क का एक अपना डीप स्टेट होता है, पर वो डीप स्टेट उस हदों तक नहीं जाता। वो करप्शन करेगा, छोटे मोटे लूप होल्स करेगा, ठीक है, वो लोगों को खरीदेगा, बेचेगा, शायद एक दो लोगों को मरवा भी दे। दुनिया का जो डीप स्टेट होता है ना, वो एक मुल्क में, ये दो मुल्क, 25-30 मुल्क में भी काम नहीं करता। वो 70-80 कम से कम इतने मुल्कों में काम करेगा, कम से कम। ठीक है, वो खरबों डॉलर की कंपनी होंगी, $100 बिलियन से तो ज्यादा ही उनका मार्केट शेयर होता है, $80 बिलियन, $90 बिलियन या $100 बिलियन क्रॉस। तीसरी चीज, वो एक दो लोगों को नहीं मरवाते, वो लाखों करोड़ों लोगों को मरवा देते अपने फायदे के लिए। उनको कोई परवाह नहीं। दवाइयां हैं तो वायरस करवा दो, जंग करवा दो, दवाइयां बिकेंगी। इराक की ले लेते, इराक में जंगें हुई, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने काम कमाया, रियल एस्टेट वालों ने, फिर ये सब ने कमाया, ऑयल ने कमाया। क्योंकि इराक में जंग कैसे खत्म हुई थी? जब इराक ने कहा कि हम 50% अपना ऑयल आपको देते हैं। तो इराक में और कुवैत में जंगें इस तरीके से खत्म हुई है। जब जंगें खत्म हो गई तो अमेरिका ने इराक की गवर्नमेंट के साथ डील की कि तुम्हारे अंदर ये जितना हमने तबाही की है, ये तबाही जो है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन हमारी अमेरिकन कंपनियां करेंगी। तो सीमेंट, लोहा कंपनियां, रियल एस्टेट, वो सब भी अमेरिकन कंपनियां आ गई। ठीक है, तो इस तरीके, फिर बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम को भी वो उन्होंने अपनी पूरी उसकी पॉलिसी फ्रेमवर्क चेंज कर दिया, जिस हिसाब से कंट्रोल अमेरिका का डीप स्टेट का है। अमेरिका से मेरा मुराद है डीप स्टेट, इसके अंदर बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत से खानदान है, पूरी दुनिया में फैले हैं। इसके अंदर जापानीज भी हैं। मैं आपको ये बताऊं, इसके अंदर जापानीज, मित्सुबिशी भी डीप स्टेट का हिस्सा है। मित्सुबिशी, कावासाकी, एक और कंपनी है उसका, वो भी हिस्सा है। सही। अच्छा, मैं अपना एग्जांपल कंप्लीट जी कर दूं। भारत में जी जब जी 2010 में बहुत सारे करप्शन खुलने लगे, तो एक पल को डीप स्टेट को लगने लगा कि यहाँ पे ग्राउंड पे कोई नया मूवमेंट खड़ा हो सकता है, और लोग एक नया अल्टरनेटिव, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव ला सकते हैं, जिससे कि उनके इंटरेस्ट को नुकसान होगा। तो इससे पहले कि ये सब होता, इन्होंने अपना ही बंदा खड़ा कर दिया, बोला तू पहुंच जा जंतर मंतर, और पहुंच के अंतर पे बैठ जाइए, कोई भी बैठा होगा तो। वो आदमी को बाद में चीफ मिनिस्टर भी बनाया 2013 में, एक बड़े स्टेट का। ठीक है, वो आदमी उन्हीं स्टेट में जाता है जहाँ पे डीप स्टेट की जो चुनी हुई सरकार जो थी पास्ट की, उनका सरकार से जब वो निकलती है उसी स्टेट में जाके पहुंच जाते हैं। ठीक है ना? तो दो स्टेट में तो खुद पहुंचे हुए हैं जहाँ पे वो पुरानी सरकार नहीं थी, जो कि उस वक्त सेंटर में हुआ करती थी। इससे ज्यादा मैं खुल के क्या बोलूं, व्यूअर्स खुद समझ लेंगे कि वो कौन महान नेता है, कट्टर ईमानदार, जुझारू, कर्मठ नेता, और वो कौन से दो स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, और वो कौन से अभी तीसरे स्टेट पे फोकस करने वाले। अच्छा, आप दोनों से मेरा सवाल है कि कोई ऐसी ताकत नहीं है दुनिया के अंदर कि जो ये डीप स्टेट को टक्कर दे सके, इनको, इनके जो इरादे हैं, इनकी जो इस तरह की देखे ना, ये आप बता रहे कि लाखों लोगों को मारने की प्लानिंग हो जाती है कि जी पहले वायरस फैला दिया जाए, बाद में वैक्सीन डाल दी जाए। तो कितने लोग कोरोना के अंदर, कितने लोग मरे, इससे पहले भी इस तरह की मुख्तलिफ बीमारियां जो है दुनिया के अंदर आई है और बाद में उनके वैक्सीन आई। तो कोई ऐसी ताकत नहीं है, कहते ना एक बदी होती है, एक नेकी की ताकत होती है, तो इसके सामने कोई ऐसी पावर नहीं है आज तक इनको
कोई रोक सके? सर बिल्कुल ताकत है, लेकिन वो कमजोर है। लेकिन मसला क्या है ना, इतनी सदियों तक वो ताकत इकट्ठा नहीं थी। पिछले 15 साल में ये ताकत इकट्ठा होना शुरू हुई है पूरी दुनिया में। आज के टाइम में उस ताकत को हम लोग कहते हैं राइट विंग गवर्नमेंट्स और नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट्स। नेशनलिज्म, हिंदी नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म या राइट विंग गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, आज के टाइम पे वो ताकत है, इसीलिए दुनिया राइट विंग के खिलाफ है। जबकि मैं लिख के देता हूँ यार, मेरा दावा चैलेंज है, पूरी दुनिया में जहां जहां राइट विंग गवर्नमेंट है, एक उसका गलत काम करके दिखा दो मुझे कि उन्होंने इंसानियत के खिलाफ कोई गलत काम किया हो। मीडिया में क्या है, राइट विंग आएगा तो इंसानियत के ऊपर वो कहर मचाएगा। मैं आज चैलेंज करता हूं, पिछले 30 से 35 साल में जितनी राइट विंग गवर्नमेंट पूरी दुनिया में आई है, किसी ने भी इंसानियत का कहर मचाया या नहीं मचाया इंसानियत के ऊपर? मेरा चैलेंज है सबको। तो वाकई आपकी बात सही है। अभी तो ट्रेंड चल पड़ा है कि हर पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड चल पड़ा है। बिल्कुल। और फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आप इनको रोकते कैसे हो? देखो, जब आप कमजोर होते हो ना, तब आप रोकते नहीं, आप लड़ते नहीं हो, आप संधियां करते हो। ठीक है, कमजोर बंदा संधि करता है। कैसे? मैं इसका एग्जांपल देता हूं। आप इन्फिल्ट्रेट करते हो। ब्लैक रॉक इंडिया आना चाहता है। ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, $11 ट्रिलियन के एसेट्स है। वो मुल्कों को खरीद सकती है, वो 35 मुल्कों को एट ए टाइम खरीद सकती है, इतनी उसके पास जायदाद है। चाइना को खरीद सकती है अकेले को, उसके बाद भी उसके पास पैसे बच जाएंगे। तो ब्लैक रॉक आती है, वैसे होता है ब्लैक रॉक आएगी तो उसके तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट तो है, क्योंकि ब्लैक रॉक ने तो दुनिया की हर कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, हर मीडिया, फार्मा, मिलिट्री, आईटी कंपनी में जो डीप स्टेट की हिस्सा है, उन सब में ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट है। ये ब्लैक डीप स्टेट का हिस्सा है, ये आएगी तो इंडिया में गंद मचाएगी। तो आप क्या करें? इसको अच्छा, इसको रोक भी नहीं सकते, रोकेंगे तो और ज्यादा गंद मचेगा। तो इनको लाना ज्यादा बेहतर है। अब तो लाएं तो कैसे लाएं? ब्लैक रॉक फाइनेंशियल सर्विसेज और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जॉइंट वेंचर हो जाता है 50-50। जब जॉइंट वेंचर हो जाता है तो इंडिया के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज ब्लैक रॉक करेगा तो जाहिर सी बात है उसके पार्टनर को तो पता होंगी। तो ये इन्फिल्ट्रेट किया ना आपने ब्लैक रॉक के अंदर, और आपने एक्स्ट्रा बैरिकेड भी खड़ा कर दिया, अपना बंदा खड़ा करके, जो देश हित के बारे में सोचता है। एक मैं फर्क बताता हूं। अमेरिका में स्पेसएक्स आती है, नासा स्टैब्लिश, ठीक है, एरोस्पेस कंपनी है, दुनिया में सबसे ज्यादा बजट, सबसे ज्यादा कामयाब मिशन, ठीक है, किसी चीज की कमी नहीं, ना टेक्नोलॉजी की, ना पैसे की, ना मैन पावर की। फिर भी जब स्पेसएक्स का पहला मिशन कामयाब होता है, सारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के कॉन्ट्रैक्ट नासा से लेके स्पेसएक्स को क्यों दे दिए जाते हैं? क्योंकि वो अपनी कंपनियों को सपोर्ट करते हैं, वो गूगल माइक्रोसॉफ्ट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये कंपनियां उनको ताकत ला के देती हैं। गूगल माइक्रोसॉफ्ट जब शुरू हुई थी तब वो डीप स्टेट का हिस्सा नहीं थी, वो आज डीप स्टेट का हिस्सा है। अमेज़न जब शुरू हुई थी तब वो डीप स्टेट का हिस्सा नहीं थी, वो आज डीप स्टेट का हिस्सा एक मुकाम पे पहुंचने के बाद, क्योंकि वो मुल्क वो ये कंपनियां अपने उस मुल्क को ताकत देती हैं। लेकिन इंडिया में उसी अदानी, अंबानी, बिरला, टाटा, महिंद्रा, बजाज, ठीक है, 50,000 कंपनियां हैं यार, सीरम इंस्टीट्यूट, सिप्ला, ठीक है, वेल्सपन, इन सबको अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दे गवर्नमेंट तो हाय तौबा, मौत मर जाती है। अडानी अंबानी की सरकार है। लेकिन वो भले फिर राहुल गांधी लंदन में ब्लैक ऑप्स कंपनी रजिस्टर करके और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के कॉन्ट्रैक्ट इंडियन आर्मी के लिए लेके आए, वो सही है अगर गांधी करता है। साफ तरफ। तो इसका मतलब है जो चीखे मारते हैं पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, वो भी डीप स्टेट का ही हिस्सा होंगे ना, जो नहीं चाहते कि इस मुल्क की कंपनियां जो है वो आगे बढ़ें और डीप स्टेट को कोई नुकसान पहुंचे। सर उनका मसला ये नहीं है कि कंपनियां आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती, मसला ये है कि उनकी ताकत में, उनको ये मसला नहीं है दूसरा पैसा कमा रहा है, उनको ताकत चाहिए, हर चीज पे कब्जा चाहिए, उनको उंगलियों पे नचा सके। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, इंडिया की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मैं बता देता हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है टाटा ग्रुप। पिछले 100 साल में उठा लो, टाटा के ऊपर कितने इल्जाम लगे? इंटरनेशनल कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेशंस, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, किसी ने टाटा पे कभी इल्जाम लगाया है? अंबानी पे तो लगाते हैं, किसी में दम है टाटा पे लगाने का?
100 साल का मैं एग्जाम्पल चैलेंज दे रहा हूँ, लगा लो। तो दोस्तों ये हमारा पहला एपिसोड था। इसका सेकंड पार्ट जो हम बनाएंगे वो दिव्य भाई ऑयल के बारे में होगा कि ऑयल के अंदर किस तरीके से डीप स्टेट काम करती है, एनर्जी के ऊपर, पूरा एनर्जी का जो इकोसिस्टम, पूरा एनर्जी सेक्टर के ऊपर। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये बहुत सारे सवालात थे हमारे देखने वाले जो हैं उनके जहनों में, वो हमें अक्सर पूछते थे कि हमें डीप स्टेट के बारे में डिटेल से बताइए। तो अभी ये पहला एपिसोड है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। जी जुनैद, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं रिक्वेस्ट करूंगा व्यूअर्स के पास भी अगर डीप स्टेट से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे। हाँ, आज तो मैं एक्सप्लेन किया, हाँ, आहिस्ता-आहिस्ता अब इसके अंदर डिटेल में जाएंगे आहिस्ता-आहिस्ता, और अब इसकी और पढ़ते हम इसी वीडियो पे आप करना, दूसरे वीडियो पे जाके क्वेश्चन मत कर देना, क्योंकि हमें भी प्रॉब्लम होगी ढूंढने में। तो दूसरी वीडियो हम कल का दिन, ये वीडियो कल लगेगी, और जो दूसरी वीडियो होगी हम एक दिन का गैप देंगे ताकि आप सबके कमेंट्स हम पढ़ के तो इसके ऊपर दोबारा से हम अपनी बात जो है वो जारी रखेंगे। तो दिव्य भाई, एक और आपसे सवाल करना था कि जो हमने पिछली वीडियो के अंदर सवाल किए थे उनके जवाब आप इसी वीडियो के अंदर देखेंगे या अगली वीडियो के अंदर हम देंगे? कल हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो कर लेंगे उसके ऊपर। तो हाँ, कल हम लाइव एक प्रोग्राम करेंगे, उसके अंदर हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और आपसे हम मजेदार किस्म की गपशप भी करेंगे। तो कल शाम संडे हम इवनिंग में एक लाइव सेशन करने जा रहे हैं, उसके अंदर भी हम बहुत सारी आपके लिए इंटरेस्टिंग जो बातें करेंगे और सारा कुछ ये वहां पर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया दिव्य भाई, जुनैद भाई, आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच।